नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन एवं संरचना। पिछले क्लास में हमने नाबार्ड पर चर्चा की थी। नाबार्ड क्या काम करता था? नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करता था। कैसे? वो कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता था, जिससे क्या होती थी, उनकी मतलब जो कृषि कार्य है उसमें आसानी होती थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता था। ठीक है, तो वो तो हो गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका सुदृढ़ करना। किसका? नाबार्ड का। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक। तो ये क्या काम कर रहे हैं? नाबार्ड डायरेक्ट कृषकों को तो ऋण नहीं देता था। वो किसको ऋण देगा? नाबार्ड देगा राज्य सहकारी बैंक को ऋण, फिर राज्य सहकारी बैंक देगा जिला सहकारी बैंक को ऋण, फिर जो जिला सहकारी बैंक है वो देगा प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण, तब जाके कहीं वो जो साख समिति है वो देगी कृषकों को ऋण। तो जो राज्य सहकारी समिति मतलब बैंक है और जो जिला सहकारी बैंक है उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि उनकी संरचना किस प्रकार की होगी, उनका गठन कैसे होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं सहकारी बैंक का संरचना। ये कैसे होता है? ये त्रिस्तरीय होता है। कैसे त्रिस्तरीय? देखते हैं इसका संरचना कैसे पढ़ लिए हम लोग। त्रिस्तरीय। पहले क्या आएगा? राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, उसके नीचे फिर जिला सहकारी, ठीक है, उसके बाद फिर प्राथमिक कृषि साख। कौन किसको ऋण देगा? तो जो राज्य सहकारी बैंक है वो जिला सहकारी बैंक को ऋण देगा, फिर जो जिला सहकारी बैंक है वो प्राथमिक कृषि साख समिति को ऋण देगा। तो ये त्रिस्तरीय संरचना होगी किसकी? तो सहकारी बैंक की। और इसका गठन कैसे किया जाता है? जो अभी हम लोग सहकारिता वाला अधिनियम वाला चैप्टर भी कवर करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों का गठन कैसे होता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उस अधिनियम के तहत इनको क्या किया जाता है? रजिस्टर किया जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं राज्य सहकारी बैंक। इसको एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, एपेक्स बैंक। किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अलग नाम क्या है? एपेक्स बैंक। अब इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी बैंक का गठन किए तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा, ठीक है। तो ये आम लोगों को ऋण देता है क्या? नहीं, ये कृषकों को ऋण देने का काम करता है। मतलब डायरेक्ट तो नहीं देता। कैसे देगा? जिला सहकारी बैंक, उसके बाद फिर प्राथमिक कृषि साख, उसके बाद कृषकों तक जाएगा। डायरेक्ट नहीं दे रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तो दे रहे हैं ना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? छत्तीसगढ़ की राज्य की आम जनता व कृषकों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को क्या करना है? सुदृढ़ करना है, ठीक है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी तो उनकी हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। अब इसका कार्य क्या है? कार्य तो मैं इतना टाइम से बता रही हूँ। वो किसको ऋण दे रहा है? तो वो जिला सहकारी बैंक को ऋण दे रहा है। किसको? जिला सहकारी बैंक। कौन ऋण दे रहे हैं? तो राज्य सहकारी बैंक ऋण दे रहे हैं। उसके बाद नाबार्ड और आरबीआई से ऋण लेगा, ये लेने वाला है। देखो, अब वो जिला सहकारी बैंक को ऋण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको भी तो कहीं से पैसा चाहिए ऋण देने के लिए। तो वो कहाँ से ऋण लेगा? वो नाबार्ड और आरबीआई से पैसा लेगा और देगा किसको? जिला सहकारी बैंक में। देखो, इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ लिख दिए क्या? नाबार्ड, ठीक है। यहाँ से ऋण कौन ले रहा है? राज्य सहकारी बैंक। और किसको ऋण दे रहा है? जिला सहकारी बैंक को, ठीक है। अब जिला वाले की बात है, ये किसको ऋण देगा? प्राथमिक कृषि साख समिति को, ओके। और ये किसको ऋण देंगे? कृषकों को। तो चार्ट समझ में आया कैसे कैसे पैसे जाता है, कैसे कैसे ऋण जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने एपेक्स बैंक है? तो 5।
कैसे, कहाँ कहाँ, सॉरी कहाँ कहाँ है, तो पंडरी में है, रायपुर में है। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे बात करते हो मैडम, पंडरी भी तो रायपुर में ही है क्या, अलग अलग लिख दिया हो दोनों को, एक ही है वो, ऐसा नहीं है भाई। पंडरी में अलग एक शाखा है बोलो, और रायपुर जो मेन सिटी है उसमें एक अलग शाखा, ठीक है। तीसरा कहाँ, हमारे भिलाई में, चौथा रायगढ़ में, पांचवा बिलासपुर में। तो ये 5 अपेक्स बैंक का नाम आप लोग याद रख लेना, कहाँ कहाँ है। पहला पंडरी, दूसरा रायपुर, तीसरा भिलाई, चौथा रायगढ़ और पांचवा बिलासपुर। ये पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कूट में पूछे कि कहाँ एपेक्स बैंक नहीं है, किस जगह में, ये कहाँ है, ऐसे करके अगर कूट में पूछे तो हमसे ये प्रश्न बनना चाहिए। ओके, फिर दूसरा है जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। अब इसका मुख्य कार्य बता ही दिया मैंने, प्राथमिक साख समिति को क्या देना है, ऋण देना है। और छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या कितनी है जिला सहकारी बैंक की, तो इसकी संख्या है 6। अब इस 6 को कैसे याद रखेंगे, 5 वाला तो याद हो गया ना, राज्य सहकारी बैंक का, एपेक्स बैंक का, पंडरी, रायपुर, भिलाई, रायगढ़ और बिलासपुर। अब जिला वाले का कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तो 5 संभाग का नाम हमको याद है, संभाग मुख्यालय का, जैसे कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। एक नया कौन सा, छठवा वाला कौन सा, तो राजनांदगांव, ठीक है। तो ये 6 जिला सहकारी बैंक हो गए। अब जिला सहकारी बैंक के उसके कार्य क्षेत्र होंगे और उसके अंतर्गत कितने कृषि साख समिति आती है वो आएंगे। ओके, अगर आपको सहकारिता विभाग का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी करनी है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ इसके कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। इसकी फीस बहुत ही कम है। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। टेस्ट दिलाने का फायदा होता ही है, प्रश्न पहले से प्रैक्टिस हो जाया रहता है और परीक्षा में वो आसानी से बन जाता है। तो आप टेस्ट तो ज़रूर दिलाइए। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो भी ऐप डाउनलोड करके टेस्ट में जाइए, और वहाँ एक टेस्ट फ्री है, तो कम से कम जो फ्री वाला टेस्ट है वो तो बिल्कुल दिलाइए ही आप लोग। अब ये देखते हैं जिला सहकारी बैंक और उसके कार्य क्षेत्र, कौन कौन से एरिया में उनका कार्य रहेगा और उसके अंतर्गत कितनी साख समितियां हैं वो। तो पहला रायपुर, रायपुर में है जिला सहकारी बैंक एक, और उसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर रहेगा, जो रायपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले हैं वहाँ, एक धमतरी हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद, रायपुर, बलौदा बाजार और एक और एक्स्ट्रा सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब इसकी शाखाएं, मतलब जैसे कि बैंक रहता है, बैंक की अलग अलग जगह शाखाएं रहती ना, वैसे ही इसकी शाखाएं 71 है। ये याद नहीं करना है, इसका बस टोटल वाला याद रख लेना। हमको क्या याद रखना है, साख समितियां। तो रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कितनी साख समितियां हैं, तो 550। कितना, 550, 550। अगर हम लोग को कई बार डिजिट याद नहीं होते रहता, लेकिन 3-4 बार अगर हम लोग उसी चीज को पढ़े ना तो आराम से याद हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, वो आराम से याद हो जाएगा, बस 3-4 बार पढ़ना। अब दूसरा है दुर्ग, दुर्ग जिला सहकारी बैंक। अब इसके अंतर्गत इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर रहेगा, एक तो दुर्ग में ही रहेगा, दूसरा बालोद, तीसरा बेमेतरा। नक्शे में याद करने की कोशिश करना, ये दुर्ग है, दुर्ग के जस्ट ऊपर बेमेतरा, नीचे में बालोद। तो इन तीनों में ही इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। और इसमें साख समिति कितना है, 311। कितना, 311। रायपुर में कितना था, 550, इसमें 311। थर्ड है राजनांदगांव। अब राजनांदगांव के अंतर्गत, राजनांदगांव तो खुद रहेगा, उसके ऊपर वाला कबीर धाम, नीचे मोहला मानपुर और ऊपर में एक तो खैरागढ़ गंडई। अब इसमें साख समितियां 222, तो बहुत इजी है ना याद करना, 222, ठीक है। कहाँ, तो राजनांदगांव वाले में। चौथा बिलासपुर। अब बिलासपुर का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर रहेगा, एक तो बिलासपुर में, मुंगेली में, जांजगीर चांपा, कोरबा, शक्ति और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब इसमें साख समितियां कितना है, 430। देखिए मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, रायपुर में कितने साख समिति थी, 550। कितना, 550। दुर्ग में 311 और उसके बाद राजनांदगांव में 222, ठीक है। फिर बिलासपुर में 430। अंबिकापुर, अब अंबिकापुर का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। जो संभाग है उसके अंदर जो जिले आ रहे हैं ना, वही उनके कार्य क्षेत्र होंगे। आसान भाषा में अगर कहूँ तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा ऐसे में। और इसमें कृषि साख समिति कितना है, 153। और एक लास्ट
जगदलपुर, जगदलपुर। अब जगदलपुर के मतलब जो बस्तर संभाग है 7 जिले हैं, ठीक है। जगदलपुर, स्वयं, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कोंडागांव। और यहाँ साख समिति 258। तो टोटल कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 2058, 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति है। नीचे में भी उसका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर जिला सहकारी बैंक की शाखाएं देखिए, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर तो रहता है, उसके साथ में उसकी शाखाएं भी रहती है। तो टोटल शाखा 326। इसका ये वाला याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रख लेना बहुत जरूरी है। क्यों पूछ सकता है कि जिला सहकारी बैंक की शाखा कितनी है? तो कितनी है? 326। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो 2058 है। तो ये याद रहेगा आपको। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाला है, यहाँ रायगढ़ और जसपुर का नाम नहीं है, ठीक है। कहीं भी देखना रायगढ़ जसपुर का नाम नहीं है। हो सकता है रायगढ़ का नाम यहाँ आता बिलासपुर में, जसपुर का नाम अंबिकापुर में आता, लेकिन है क्या? नहीं है। क्यों? कारण है ना इसका। कैसे है देखो, एपेक्स बैंक है रायगढ़ में, तो जो एपेक्स रायगढ़ वाला जो एपेक्स बैंक है वही जिला सहकारी बैंक का काम भी करता है और उसी के अंतर्गत जसपुर भी आ जाता है। इसीलिए इसका एक्स्ट्रा नीचे में जिला सहकारी बैंक वाला अलग से नहीं है ना, वो एपेक्स बैंक में ही काम हो जाता है उसका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हम लोग का? प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। अब ये डायरेक्ट किसको ऋण देता है? कृषकों को ऋण देता है। लेकिन कैसा ऋण? दीर्घकालिक ऋण देता है क्या? नहीं, ये अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है। जैसे कि एक फसल स्टार्ट होने से पहले उसको ऋण देगा कृषि काम करने के लिए, खाद वाद देगा, बीज देगा, ठीक है, और कीटनाशक दवाई देगा। उसके बाद जैसे कि हो गया फसल वाला काम हो गया, कटाई कर लिए, बेच भी दिए, फिर जस्ट बेचे ना उसके बाद उसका रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या देता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। कैसा ऋण? अल्पकालीन ऋण। तो कई लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि जैसे कृषि के लिए हम लोग ऋण दे रहे हैं तो ऋण हमेशा हम लोग ब्याज दर पर देते हैं, ठीक है। कोई मेरे से पैसा लेके गया, मैं तो सीधा 5% ब्याज दर पर दूंगी, ऐसा टाइप वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कृषि उत्पाद के लिए, कृषि काम के लिए ऋण दे रहे हैं ना, तो वो 0% ब्याज दर पर ऋण देता है। कौन? प्राथमिक कृषि साख समिति। ये पहले से तो नहीं लागू था, वर्ष 2014-15 में, 2014-15 से लागू है कि कृषि के लिए जो भी ऋण दिया जाएगा, अल्पकालीन ऋण, वो 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा था। आप सभी लोगों को याद होगा जब 2018 में हमारे मुखिया जी जब विधानसभा चुनाव जीते थे तो उन्होंने किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया था। तो ऐसे टाइप वाला ही कर्जा रहते, जो लोग ऋण लिए रहते हैं ना सोसाइटियों से, वही सब पूरा माफ हो गया था। तो ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात थी। देखते हैं अब आगे के चुनाव में क्या होता है। चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वैसे भी। अब देखो, इसका मुख्य कार्य कृषकों को कृषि कार्य के लिए ऋण देना है, ठीक है। उसके सदस्यों को क्या देना है? कृषि उत्पादन, उत्तम खाद और बीज, कीटनाशक दवाई, ये सब उनको अल्प ऋण के रूप में प्रदान करता है। अब देख लेते हैं कि ऋण वितरण कितना है। अब ऋण दे ही रहे हैं करके हम एकदम 10 लाख 15 लाख ऐसा तो नहीं दे सकते ना, उसकी भी कोई एक सीमा है। तो सीमा भी हमको याद रखना जरूरी है। कृषक ऋण वितरण, कैसे कैसे टाइप का ऋण देंगे, किस किस फील्ड में ऋण देंगे, कितने ब्याज दर पर ऋण देंगे, ये सब आगे देखते हैं। तो पहला क्या है? कृषक अल्पकालीन ऋण, ठीक है। कृषक अल्पकालीन ऋण जो बहुत अल्प अवधि के लिए दिया जाता है वही है। एक बताया मैंने, फसल स्टार्ट, ठीक है, फसल लास्ट तक। अधिकतम ऋण राशि कितना हो सकता है इसके लिए? तो ये होगा 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख। ब्याज दर 0, ब्याज दर मैंने बता दिया 2014-15 से लागू है 0% ब्याज दर। अधिकतम राशि हम लोग को याद रखना है कितना? 5 लाख। कृषि के लिए दे रहे हैं तो 5 को कैसे याद रखेंगे मैं बताऊं कैसे? जब भूपेश सरकार आई थी तो उन लोग का प्रतीक चिन्ह जानते हैं ना, मतलब चुनाव चिन्ह पंजा से 5, और उन्होंने ही क्या किया था? ऋण माफ कर दिया था। तो 5 लाख को पंजा से याद रख लेना, ऋण से याद रख लेना। कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण 5 लाख 0% ब्याज दर पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? मत्स्य पालन एवं ऋण, ठीक है। मत्स्य पालन हेतु ऋण, ठीक। मत्स्य पालन को भी कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसके लिए अधिकतम ऋण कितना देंगे? तो 3 लाख 0%
ब्याज दर पर। चूंकि कृषि का दर्जा प्राप्त कर दिए हैं और कृषि के लिए ब्याज दर नहीं लगाते, इसीलिए उसमें 0% है। मछली के लिए 3 और कृषि फसल वाले के लिए 5 था। ठीक है, उद्यानिकी कार्य हेतु भी कितना, 3 लाख तक ऋण देंगे 0% ब्याज दर पर उद्यानिकी के लिए। अब आता है लाख की खेती। तो क्या लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो हाँ, दिया गया है। कब दिया गया? वर्ष 2021-22 से। कब से? वर्ष 2021-22 से लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा। तो लाख का उत्पादन कहाँ से होता है, कहाँ से हमको लाख प्राप्त होता है? तो जो कुसुम का वृक्ष है, पलाश का वृक्ष है, बेर का वृक्ष होता है, यहीं से हमको क्या मिलता है? लाख मिलता है। तो देखो, पोषक जो वृक्ष है जहाँ से हमको लाख मिल रहा है, तो कुसुम के वृक्ष पर 5,000 रुपये, बेर के वृक्ष पर 900 रुपये और पलाश के वृक्ष पर 500 रुपये प्रति वृक्ष। प्रति वृक्ष की बात हो रही है, यानी कि अगर 10 पौधे हैं तो इनके लिए 900 मिल रहा है या 500 मिल रहा है, नहीं, प्रति वृक्ष लिखाया है। ऋण सीमा निर्धारित है। ठीक, और ये भी कैसा है? 0% ब्याज दर पर है, क्योंकि इसको भी तो कृषि का दर्जा मिल गया, कृषि के लिए 0% ब्याज दर। अब देखो, गौ पालन और गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए भी ऋण मिलता है। अब इसमें नहीं है, इस पे ब्याज दर लगाएंगे। ठीक है, क्यों? इसको तो कृषि का पालन नहीं मिला है ना, मतलब कृषि का दर्जा नहीं मिला है। तो अगर गौपालन हेतु ऋण लेता है, अगर उसकी सीमा 2 लाख रुपए तक होती है, कितनी होती है? 2 लाख रुपए, तो उस पर 1% ब्याज लगाएंगे वापसी के समय। कितना परसेंट? 1%। 1 कब लगाएंगे? जब 2 लाख रहेगा। 3 कब लगाएंगे? जब 2 से 3 लाख रहेगा। देखो, ये 3 से 3 याद रख लेना। ठीक है, 2 में तो 1% था। अगर ऋण की सीमा अगर हम लोग बढ़ाते हैं, 2 लाख से ऊपर करते हैं, 3 लाख तक जाते हैं अगर, तो उसमें 3% ब्याज दर पर ऋण वापसी दे रहेगा। इससे क्या होगा? जैसे ब्याज लगा रहे हैं, उससे क्या होगा? जैसे कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को ऋण दे दी, ठीक है, अब वापसी भी तो लेगी ना, ऋण को वापस भी तो लेगी उनके पैसे। तो जैसे ब्याज दर लगा रहे हैं 1%, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेगा। 3% लगा रहे हैं तो 3% एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। तो उनसे क्या होगा? उनका थोड़ा बहुत आय होगा। अब ये प्राथमिक कृषि साख समिति है, वो जिला सहकारी को रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? अब लिया है तो देगा भी ना भाई, नियम ही है संसार का। ले रहे हो तो दो भी, दे रहे हो तो लो भी। ठीक है, तो उसका थोड़ा बहुत आय होगा, फिर वो वापस किसको करेगा? राज्य सहकारी बैंक को, उसको भी थोड़ा बहुत आय हो जाएगा। तो ये ब्याज दर को याद रख लेना। ब्याज दर हमको सिर्फ गौपालन वाला में याद रखना है, 1% और 3%। 1% क्या है? 2 लाख तक, और 2 से 3 लाख में कितना है? 3%। बाकी में तो 0% था, याद रह जाएगा आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन की बारी। आप पिछले वीडियो नाबार्ड वाले में मैंने पूछा था कि मक्का खरीदी कौन सी यूनिट करती है, जैसे कि धान खरीदी मार्कफेड था और लघु वनोपज खरीदी ट्राइफेड था। तो मक्का खरीदी मैंने पूछा था, सबसे पहले आंसर दिया था देवेश जी ने, बहुत ही सही आंसर था उनका। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा मक्का की खरीदी की जाती है, उनका आंसर आया था। उमेश जी का आंसर आया था, अंजू साहू जी का आंसर आया था, उन्होंने आंसर दिया, और बहुत लोगों ने और आंसर दिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो इस बार का क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अभी हाल ही में जब 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था 2023 वाला, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी एक चीज को और कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। जैसे इसमें लाख की खेती है ना, तो एक कुछ और है, तो वो क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किसको कृषि का दर्जा मिलने वाला है अभी। अब देखो, ऋण दे रहे हैं तो ऋण का डेटा भी याद रख लेते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए याद रखते हैं, किसके लिए? वर्ष 2021-22 के लिए ऋण वितरण कितना था? लक्ष्य कितना का बनाए थे? 5300 करोड़ का। कितना का? 5300 करोड़ का लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन पूरा हासिल हो पाता है क्या? नहीं, मतलब थोड़ा तकरीबन पहुंच ही जाते हैं अपन। तो ऋण वितरित कितना हुआ? 4747.77। याद रखना बहुत इजी है, 4747.77। लक्ष्य कितना का बनाए थे? 5300 का करोड़ का। बांटे कितना? 4747.77 करोड़। ठीक है, अब कृषकों की संख्या कितनी थी? तो ये लाख में रहती है, कितना है? 12.99। ठीक है, किस जो ऋण लेने वाले कृषक है ये उनकी संख्या है। पूर्ति प्रतिशत कितना था उनका? 89.58। तो ये रहा। और विशेष तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि वर्ष 2014-15 से 0% पर ब्याज दर
पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है कृषकों को। इसके साथ ही ये भी बता दिया था मैंने पहले कि वर्ष 2021-22 में मत्स्य पालन और लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 15 अगस्त का जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें हमारे मुखिया ने किसको और कृषि का दर्जा देने का घोषणा किया है। अब ये देखिए, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019, ये थोड़ा नया वाला था इसीलिए इसमें मैंने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, नई समिति का गठन कितना हुआ? नई समिति 725 समितियों का गठन हुआ। तो अभी तो आपने पढ़ा है कि प्राथमिक कृषि समिति 2058 है, तो ये पहले से नहीं था। पहले कितना था? 1333, 1333। फिर उसमें हम लोग नई समिति क्या बनाए? 725 नई समिति बनाए। किसके तहत? प्राथमिक कृषि साख समिति पुनर्गठन योजना 2019 के तहत। कितना नया समिति? 725। अब इसमें फिर 725 ऐड कर दिए, तब हो गया टोटल कितना? 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां। अब इनका कार्य तो मैंने पहले ही बताया, शुरू मतलब क्लास की स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि ये किसको ऋण देता है? कृषकों को ऋण देता है। कैसे ऋण देगा? अल्पकालीन ऋण देगा 0% ब्याज दर पर। इसके साथ ही उनको रासायनिक उर्वरक भी देगा, बीज भी देगा, कीटनाशक दवाई देगा। वो कौन दे रहा है? कृषि साख समिति। अब नई समितियों का गठन होने से कुछ तो फायदा होगा। पहले सिर्फ 1333 थे इतने बड़े छत्तीसगढ़ में, अब कितने हो गए? 2058। तो जैसे कि सोसाइटी अगर दूर दूर रहती, समितियां अगर दूर दूर रहती, तो किसानों को वहां तक जाने में ही बहुत समय लगता। अब एक समिति है, अब वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हो जाते है ना। उस एरिया के बहुत सारे, कम समिति रहता तो ज्यादा लोग आते एक समिति में, उससे क्या होता? वहाँ भीड़ भी बढ़ता। उनको धान के पूरा जब पंजीयन कराना रहता उसमें, धान जब बेचना रहता उसमें, जब गाँव वाले लोग अधिकतर जानते होंगे कि खाद वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। आसान भाषा में बताओ तो खातू लेने जाना है, ऐसा टाइप वाला। तो उस समय भी क्या होता है? भीड़ हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, बीज लेने जाना है तो भीड़ हो गया, कीटनाशक दवाई लेने जाना है तो भीड़ हो गया। तो अब ज्यादा समिति बनेगा तो उससे क्या होगा? एक तो किसान के पास हो जाएगा उसकी दूरी सोसाइटी से जाने के। मान लेती हूँ मैं भिलाई की हूँ, अब मेरा सोसाइटी है एकदम दुर्ग में। ठीक है, अब मेरे को दुर्ग जाना है, आने जाने में भी समय लगा। अब दुर्ग में जा रहे हैं और भी आसपास की जगह, लेकिन हमारे सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। मान लेते भिलाई 3 में ही क्या बना दिया? एक और सोसाइटी बना दिया। मेरा तो दुर्ग जाने का समय बच जाएगा ना, मैं तो भिलाई 3 में वाले में ही जाऊंगी। और उससे क्या होगा? वो जो भीड़ था वो भी कम हो जाएगा। तो नई समिति बनाने का लाभ ये था। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो सहकारिता विभाग से रिलेटेड आने वाले हैं और आपकी तैयारी बेहतर बनाएंगे हम लोग। योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनका भी लाभ हो, वो भी आगामी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिलाइए। टेस्ट दिलाने से खुद का ही मूल्यांकन होता है, मतलब पहले से पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहाँ पर हमारी गलती हुई है, तो उस गलती को हम सुधार लेंगे। अभी तो पेपर में वैसे टाइप का गलती नहीं करेंगे। तो टेस्ट सीरीज दिलाइए। एक टेस्ट फ्री है, उसको तो कम से कम जाकर दिलाइए ही। अगर आप किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछी हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान हमारे मुखिया ने और किसको मतलब कृषि का दर्जा देने का घोषणा किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं उसमें जो भी पहले आंसर देंगे उसका नाम बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।